जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरु जी के आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में, जल प्रदूषण के जो नाम होते हैं, जल प्रदूषण से कौन सी रोग होते हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे, और जल का क्या प्रदूषण होता है, जल में कौन से प्रदूषण होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहेगा अंत तक वीडियो में पेन और कॉपी लेकर के, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की टॉपिक। तो चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास को। पहले स्लाइड में ये रहा आप सभी के सामने। आज हम जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण में सबसे पहले स्रोत की बात की गई है कि जल प्रदूषण में जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको बता दें, पहला जो स्रोत होता है वह नगरीय स्रोत होता है। नगरीय स्रोत में क्या क्या आता है? सीवर का अवशोषित जो मल जल होता है वह नगरीय जो होते हैं, यह क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। किसके लिए? जल को प्रदूषित करने के लिए जो नगरों से निकलते हैं, वो जो मल जल निकलता है सीवर की, वो होते हैं। और दूसरी अगर बात करें औद्योगिक स्रोत की बात करें तो अपशिष्ट जल में मौजूद जो रसायन होते हैं, जो उद्योगों द्वारा जल निकलता है उसमें जो रसायन मौजूद होते हैं, वो भी जल प्रदूषण का दूसरा कारण होते हैं। तीसरा अगर बात करें तो कृषिगत स्रोत की अगर हम बात करें तो कृषिगत स्रोत में जो उर्वरक रसायन यूज होते हैं कृषि में, उनकी बात की गई है, वो भी जल प्रदूषण के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें कीटनाशक दवाइयां भी आती हैं। और अन्य स्रोत की अगर हम बात करें तो अन्य स्रोत में पेट्रोलियम का फैलाव हो जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हो जाते हैं, अम्लीय वर्षा हो जाती है, मृतक संस्कार क्रिया हो जाती है, जो कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि जल प्रदूषण के स्रोत कौन से, तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि आप नगरीय होता है, औद्योगिक होता है, कृषिगत होता है, और अन्य स्रोत में ये होते हैं पेट्रोलियम पदार्थों का फैलाव होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, अम्लीय वर्षा होती है और मृतक संस्कार क्रिया होती है, जो कि जल को प्रदूषित करने के सबसे बड़े कारण होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं जलीय स्रोत के आधार पर जल का प्रदूषण। जो जलीय स्रोत होते हैं उसके आधार पर जो जल द्वारा, तो जल में पहला क्या होता है? नदी का प्रदूषण। नदियों का जो प्रदूषण होता है वह जलीय स्रोत है, नदियों का प्रदूषण। दूसरा होता है झील या तालाब के प्रदूषण। झील या तालाब के प्रदूषण की बात की गई है, तो झील और तालाब जो प्रदूषित होते हैं उनकी बात है। तीसरा है सागर का प्रदूषण। तो सागर का जो प्रदूषण होता है उसकी बात कही गई है। और चौथे की अगर बात करें तो भूमिगत जल का प्रदूषण होता है, जो कि भूमिगत जल की अगर हम बात करें तो भूमिगत जल जिसको हम बोलते हैं कि जो ग्राउंडेड वाटर होता है, जो कि बोर द्वारा निकाला जाता है, जैसे समरसेबल हो गया, ट्यूबवेल द्वारा जो पानी निकाला जाता है उसी को बोलते हैं भूमिगत जल, जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो ये होते हैं जलीय स्रोत के आधार पर जल प्रदूषण। अगले स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में आपसे पूछा गया हुआ है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो नदियों के प्रदूषण का कारण जो पूछा है, सीवर का अवशोषित जल होता है। पूछ लेता है कि नदियों के प्रदूषण का कारण क्या होता है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि सीवर का अवशोषित जल होता है, जो कि नदियों के प्रदूषण का कारण होता है। कौन होता है? सीवर का अवशोषित जल होता है। जो सीवर के जल निकलते हैं नदियों में जाते हैं, वो नदियों को प्रदूषित करते हैं। अर्थात बोल रहा है कि वे स्रोत जो सीधे नदियों में विसर्जित होते हैं, नाले जो बहते हैं नदियों में जाते हैं, वो नदियों को बहुत ज्यादा ही प्रदूषित कर देते हैं। सबसे शुद्ध अगर पानी की बात करें नदियों में, अगर नदियों में सबसे शुद्ध पानी की बात करें तो यहां पर आप देखिएगा सबसे शुद्ध किसको माना गया है? गंगा। यहां पे गंगा हो जाएगा। सबसे शुद्ध गंगा को मानते हैं। सबसे जो शुद्ध पानी होता है गंगा का मानते हैं, जिसके जल में जीवाणु भोजी पाए जाते हैं। जीवाणु भोजी, जिसको बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफार कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफार कहा जाता है। जीवाणु भोजी पाए जाते हैं, जिससे कि गंगा के जल में कीटाणु नहीं पड़ते हैं। तो गंगा की बात की जा रही है, गंगा नदी की बात की जा रही है। तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज आप सभी लोग और देख लीजिए कि गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 1985, यहां पे 85 होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहां पे 1985 हो जाएगा। 1985 में
केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया गया। कब बनाया गया था? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बनाया गया था, जिसके तहत, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था? गंगा एक्शन प्लान जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था? गंगा एक्शन प्लान जारी किया गया था। आप सभी से पूछा जाता है गंगा एक्शन प्लान कब जारी किया गया था, किसके अंतर्गत जारी किया गया था? तो गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा गंगा एक्शन प्लान जारी किया गया था 1985 में। इसी के क्रम में आगे जो हुआ था 2014 में गंगा मंत्रालय बनाया गया था। गंगा मंत्रालय बनाया गया था, यहाँ पे देखिएगा 2014 में गंगा मंत्रालय बनाया गया था, जिसने गंगा के पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, यहाँ भी गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए गंगा प्राधिकरण बनाया गया था और पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नमामि गंगे परियोजना लॉन्च की। कौन सी परियोजना? नमामि गंगे परियोजना लॉन्च की। नमामि गंगे परियोजना लॉन्च की। किसने लॉन्च किया? तो गंगा मंत्रालय ने लॉन्च किया। आपसे पूछ लेता है कि गंगा एक्शन प्लान किसने जारी किया था? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण ने लॉन्च किया था। और दूसरा पूछ लेता है कि नमामि गंगे परियोजना किसने लॉन्च किया था? तो नमामि गंगे परियोजना जो लॉन्च किया था वो किसने लॉन्च किया था? गंगा मंत्रालय ने लॉन्च किया था। आपसे पूछता है कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी में पहले नंबर पे आता है दामोदर, दूसरे पर आता है पेरियार, तीसरे पर आता है यमुना। ये जो है क्रम में पहले, दूसरे और तीसरे पर आती हैं भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में। तो उम्मीद है आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अभी तक नदियों की बात की गई, तो अब झीलों की बात करते हैं। तो झीलों एवं तालाबों की जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है, यहाँ अम्लीय वर्षा होता है, क्योंकि झीलों और तालाबों में कहीं बाहर से पानी आता है, जो अम्लीय वर्षा होता है वही इनको दूषित कर जाता है। और सागरों की अगर हम बात करें तो सागरों के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है पेट्रोलियम। सबसे बड़ा कारण होता है कौन? पेट्रोलियम पदार्थों का फैलाव होता है। अब देखिए यहाँ पे बंगाल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फुट बीमारी तेजी से बढ़ी है। यहाँ पे बढ़ी हो जाएगा, तेजी से बढ़ी है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है, दे देता है कि इन निम्न में से कहां पर आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये कई बार पूछा गया है कि आर्सेनिक की मात्रा कहां पर पाई जाती है। तो कहां पर पाई जाती है? बंगाल में पाई जाती है। ये चीज आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि बंगाल में पाई जाती है आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले स्लाइड को। अब हम आप सभी को बताएंगे भूमिगत जल के प्रदूषण और उनसे होने वाली बीमारी। भूमिगत जल, जो ग्राउंडेड जल होता है, जिसको बोर द्वारा निकाला जाता है, उनके जल में जो प्रदूषण होता है, जो जल में दूषित होते हैं, जो जल हम लोग पीते हैं, उसमें जो प्रदूषण होता है उसकी बात की गई है और उनसे होने वाली बीमारी की बात की गई है। तो जो भूमिगत जल में पहला क्या होता है? आर्सेनिक होता है। तो आर्सेनिक से ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। दूसरा क्या पाया जाता है भूमिगत जल में? कैडमियम। तो कैडमियम से इटाई रोग होता है। और नाइट्रेट की बात की गई है, तो नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और चौथा पाया जाता है भूमिगत जल में फ्लोराइड। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। पांचवा होते हैं मरकरी। मरकरी से मीना माता रोग होता है। और छठवां होता है आयरन। तो आयरन से सीडेरोसिस बीमारी होती है। तो आपसे ये चीजें कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए हम आप सभी के लिए ये चीज लेकर आए हैं। इन 6 बीमारियों को आप नोट कर लीजिएगा, जो कि भूमिगत जल के प्रदूषण से होते हैं। और भूमिगत जल के कौन से प्रदूषण से होते हैं ये भी हमने इसमें आपको दिखा दिया है। तो आप सब नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड को, देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको BBIMP में नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। जल प्रदूषण का सूचक शैवाल को कहा जाता है। पूछता है कि जल प्रदूषण का सूचक कौन होता है? तो कौन होता है? शैवाल होता है। जल प्रदूषण का जो सूचक होता है शैवाल होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर पूछता है आपसे कि जल प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जल प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है हमारे लीवर, यकृत पर पड़ता है। लीवर या यकृत या जिगर आपको दे देगा ऑप्शन में, 3 में से तीनों का नाम है। तो लीवर, यकृत या जिगर दिया रहेगा, तो सीधे प्रभाव हमारे लीवर पर पड़ता है।
और इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है, तो टाइफाइड होती है, जॉन्डिस होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है। ये आदि बीमारियां जो होती हैं जल के प्रदूषण से होती हैं। जब जल प्रदूषित होगा और हम उसको पीते हैं तो वो सीधे हमारे लीवर पर इफेक्ट डालता है, जिससे ये निम्न बीमारियां होती हैं। अब बात आती है, क्या जल के प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता? क्या क्यों नहीं रोका जा सकता? अब देखिए, यहाँ पे जल के प्रदूषण को रोकने के लिए या कम करने के लिए, जल के प्रदूषण को रोकने के लिए या कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना आवश्यक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना आवश्यक है, जिससे कि दूषित जल को नदियों में जाने से रोका जा सके। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के अधिक होते हैं। जब जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं तो जलीय पौधे तेजी से उत्पन्न होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि जब जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं तो जलीय पौधे तेजी से उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन मिल जाएगा कुपोषण, सुपोषण, कुपोषण, सुपोषण, अन्य दो ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से आपको देखना होगा कि सुपोषण, जो सुपोषण उसको कहते हैं जब कार्बनिक एवं अकार्बनिक, यहाँ पे अकार्बनिक हो जाएगा, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं तो जलीय पौधे तेजी से उत्पन्न होते हैं, जिसे सुपोषण कहा जाता है। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब जल के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कई बार परीक्षा में पूछा है, जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, और किसी किसी स्थान पे 6.5 और कहीं कहीं 8 भी हो जाता है। तो आप सभी को जो मानक होता है वो 7 का होता है। तो आप सभी लोग जब भी पूछे तो 7 लगाइएगा, या तो ऑप्शन में 7 रहेगा या तो 6.5 रहेगा, दोनों साथ में नहीं दिया रहेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर पीएच मान 7 के ऊपर होता है तो वह क्षारीय होता है। 7 के ऊपर होता है तो क्षारीय होता है, और 7 के नीचे होता है तो वह अम्लीय होता है। उसकी प्रवृत्ति जो होती है, अगर 7 के ऊपर है तो क्षारीय होगा और नीचे है तो अम्लीय होता है जल। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। पूछता है कि जल का पीएच मान अगर 7.5 है तो वो कैसा जल होगा? तो वो क्षारीय जल होगा। अगर पूछ ले कि जल का मान जो है 6 है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो वो अम्लीय होती है। अब बात आती है टीडीएस की। जो टीडीएस हम लोग फिल्टर वाटर जो पीते हैं उसमें टीडीएस की बात आती है, जिसे हम कहते हैं टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। ये भूमिगत जल में होता है, जो बोर के पानी को हम लोग फिल्टर करते हैं तो उसमें बात किया गया है। तो जो टीडीएस की बात करते हैं तो टीडीएस पूछा जाता है कि जो भूमिगत जल में या भूमिगत जल में टीडीएस कितना होना चाहिए? तो मानक के अनुसार 500 mg पर लीटर होना चाहिए, 500 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए टीडीएस, जो कि मानक के अनुसार अच्छा होता है। बात करते हैं दूसरा बीओडी की, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं तो इसका पूछा जाता है, इसकी जो इसका होता है सतही जल की बात करते हैं, यह सतह के जल में होता है। इसमें 1 से 7 ppm होना चाहिए, और इसका जो mg होना चाहिए, कितना होना चाहिए? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा मांगी जाती है कितनी होना चाहिए? 3 mg पर लीटर होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जल में मौजूद सूक्ष्म जीवाश्मों द्वारा जो ऑक्सीजन की मांग की गई रहती है वो होती है 3 mg पर लीटर की बात की गई रहती है। सीओडी की बात करें, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग क्यों होती है पहले इसको बता दें। तो इसमें जल में मौजूद जो कार्बनिक या अकार्बनिक उपापचय हेतु मांगी जाती है O2। जो कार्बनिक और अकार्बनिक उपापचय होती है उस उपापचय के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा सीओडी की मांग होती है। तो सीओडी कितना होना चाहिए? 5 mg पर लीटर होना चाहिए। अगर पीपीएम की बात करें कि कितना पीपीएम होना चाहिए तो 10 से 20 पीपीएम होना चाहिए, 10 to 20 पीपीएम होना चाहिए, पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। अब डीओ की बात करें, जिसे हम बोलते हैं डिजॉल्व्ड O2 या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की हम बात करें तो यह भूमिगत जल में नहीं होता है, यह जो होता है भूमिगत जल में नहीं होता है। उम्मीद है अब अभी तक आपने जितना भी हमने बताया सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। हर दिन शाम 7:30 बजे आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास मिलती है, तो डेली आप सभी 7:30 बजे लाइव आना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।